गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। चलिए, तो आज एक मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो एग्जाम में आ सकता है, राइट? इट्स बिट ट्रिकी क्वेश्चन, दो इट इज इजी। सो लेट्स स्टार्ट टू डू मटेरियल कॉस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Kindly refer the question first. वेल, तो लिखा है ना, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? आप सोचोगे कि ईओ क्यों पूछा है, तो क्या इंपॉर्टेंस होगा ये क्वेश्चन का? इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ यू क्यू, हाउ इट विल बी इंपॉर्टेंट? बट यू विल फाइंड इट if you start to do this without knowing the concept of the question, then may be possible कि mistake हो सकती है. You may make mistake. So for that reason, it's better to do this question thoroughly. Important for exam. Again, I am repeating. चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, रीड करना. So we'll start to read now. A Limited manufactures a product X which requires two raw materials A and B, right? तो प्रोडक्ट कौन सा है? That is X. So this is finished product, बराबर है? Finished goods. So company is going to manufacture finished goods, namely X, which requires two raw materials A and B. So product X requires two raw materials. First raw material is A and second raw material is B in the ratio of 1:4. So you know this, पता ही होगा आपको ये रेशियो को कैसे इंटरप्रेट करना है. So 1:4 के बेसिस पे दे आर रिक्वायरिंग दिस रॉ मटेरियल, मतलब कि प्रोडक्ट X बनाना है और उसके लिए हमें दो रॉ मटेरियल चाहिए A एंड B. तो अगर आप रॉ मटेरियल A यूज कर रहे हो 1 यूनिट या तो लेट्स से 1 kg, तो B कितना यूज करोगे? 4 kgs. समझ में आया? सो रेशियो इज 1:4. सो दिस रेशियो इज गिवन. ये कैसे काम आएगा, दैट विल टाइम विल टेल यू. तो समझते हैं अगेन कि यहाँ पे कुछ लिखते भी जाते हैं सॉल्यूशन के लिए. मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब क्वेश्चन रीड करना शुरू करें आप, तो सबसे पहले ये तो पता होगा कि इट बिलोंग्स टू विच चैप्टर. तो हर एक चैप्टर की कुछ ना कुछ सीक्वेंस सिस्टम होती है कि जिससे वो क्वेश्चन रीड करना, साथ में लिखना, ये सब चीजें आनी चाहिए. सो व्हेन यू फाइंड मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर, normally I believe that if you start to refer the question, while referring question only you need to do some working. जो इन्होंने बताया वो वर्किंग करते जाओ. So what I feel, at the end of the question 50% work will be over, then the things will be very easy for you. तो क्वेश्चन रीड करते जाओ, कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाओ. तो जैसे यहाँ पे है कि कंपनी इज प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट. तो फिनिश प्रोडक्ट कौन सा है? फिनिश गुड्स X. इट रिक्वायर्स टू रॉ मटेरियल. कौन कौन से? A एंड B. कौन से रेशियो में? 1:4. So 1/5 you can write and 4/5. So this is the ratio in which they need
रॉ मटेरियल ए एंड बी टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल ऑफ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे वापस, फिर आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड अ डिमांड ऑफ 5 lakh यूनिट्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर द ईयर। प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स। तो वापस एक बार आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड डिमांड कितना है, एक्सपेक्टेड सेल्स या तो डिमांड किसका, प्रोडक्ट एक्स का, कितना 5 lakh यूनिट्स, कौन से, पर एनम। सो एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर द होल ईयर विल बी 5 lakh यूनिट्स, राइट। चलिए तो हमें 5 lakh यूनिट्स चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट इज द एस्टिमेशन डन बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ध्यान से पढ़े क्या लिखा है वो, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 4 units of material A is required. To produce 1 unit of finished product, 4 units of material A is required. आ जाते हैं वापस, ये क्या बोल रहे हैं कि ये सब वर्किंग ऐसे ही लिख रहे हैं जो पैराग्राफ में what we are referring right now, we are recording this. So to produce 1 unit of finished goods which is X, हमें कितना चाहिए, वापस एक बार पढ़ ले कि 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए इज रिक्वायर्ड। तो हमें ए के कितने यूनिट्स चाहिए, 4 यूनिट्स चाहिए, 4 यूनिट्स। बस ये जैसे ही आप लिखो इमीडिएटली कुछ न कुछ क्लिक होना चाहिए। So once you note down this, that 1 unit of finished goods X require 4 units of A, immediately one element should be clicked in your mind. कौन सा, यहाँ पे ये रेशियो जो अभी काम आएगा, कि रेशियो कौन सा था, 1:4, याद है ना, राइट। तो 1 यूनिट बनाने के लिए ए के 4 यूनिट चाहिए, तो सेम वे 1 यूनिट एक्स के बनाने के लिए बी के कितने यूनिट्स चाहिए। सो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स एक्स, कितने यूनिट्स चाहिए ऑफ बी, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ये तुरंत क्लिक होना चाहिए, अदरवाइज आगे क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया। सो with both the raw materials A and B combinedly, we are processing them, and then based on both of them we are producing 1 unit of X. तो दोनों की जरूरत है, सिर्फ A और सिर्फ B की एज ए इंडिविजुअल नहीं, दोनों मटेरियल मिक्स होके X will be produced. So in that case ये तो बता दिया हमने कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए A के 4 चाहिए, तो हमें तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई ए के 4 यूनिट चाहिए तो बी के कितने चाहिए। इट्स वेरी इजी, कितने, 16। कैसे आए भाई 16, तो रेशियो से ही पता चल जाएगा कि 1:4 है, समझ में आया रेशियो। तो ए के 4 होंगे तो बी के कितने होंगे, ये एक ये बी, fine. So against 1 you required 4, so for 4 units how much we require, so 16 units of B will be required. तो ये important working है जो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फिर क्या लिखा है, stock position at the beginning of the year is as below. See normally while doing material costing chapter, जब आप EOQ कैलकुलेट करते हो तो यू मस्ट रिमेंबर कि मटेरियल कॉस्टिंग के लिए ईओक्यू के कैलकुलेशन के लिए वी नीड रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए, वी नीड रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो क्योंकि ईओक्यू किसका फाइंड आउट कर रहे हो, रॉ मटेरियल का, बेस्ड ऑन कंजम्पशन,
right? So these are the basic fundamental of material costing. So to calculate EOQ of the raw material, we need raw material consumption of such raw material, right? तो अभी इन्होंने स्टॉक पोजीशन दिया है, किसका स्टॉक पोजीशन दिया है पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट एक्स का दिया है कितना 12,000, मतलब ऑलरेडी 12,000 यूनिट्स तो है ही कंपनी के पास, और कंपनी का एक्सपेक्टेड डिमांड है कि पूरे साल में कितना रहेगा 5 लाख यूनिट्स। See, so if you are having 12,000 units already with you, will you go and produce 5 lakh units because the demand is 5 lakh units? No ways. If we are having 12,000 units, if we are having 12,000 units at the beginning of the year and the whole year demand is 5 lakhs, then obviously after deducting 12,000, the remaining portion 4,88,000 you will produce, क्योंकि ऑलरेडी जब ओपनिंग स्टॉक इतना बड़ा ही है तो व्हाई शुड वी गो एंड प्रोड्यूस मोर। तो सबसे पहले ये हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रोडक्शन करना है वो प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट का नहीं करना है, कितने यूनिट्स का करना है 4,88,000 का। क्यों प्रोडक्शन ढूंढने जा रहे हैं भाई? तो जब भी मैं ये चैप्टर शुरू करता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं ऑलवेज आई से देम कि भाई मटेरियल रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड होगा? ऑलवेज ऑन प्रोडक्शन। सो वंस यू हैव द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस विथ यू, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर। तो पूरे साल के नो डाउट जो एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस करने हैं कितने 5 lakhs, बट वी आर हैविंग 12,000 यूनिट्स विथ अस, तो इसीलिए हम 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट वर्किंग पे। यहां से कि प्रोडक्ट एक्स के लिए अगर बताएं तो क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड डिमांड, या तो अभी हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना था हमारे लिए, या तो डिमांड 5 lakhs यूनिट्स, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000। So once we deduct this, we'll get what? Units to be produced. समझ में आया होगा? Got it? That expected production or demand 5 lakh units, but as we are having opening stock of what? 12,000 units, we are going to produce 4,88,000 units. Now without referring question ahead, immediately you should remember कि जैसे ओवरव्यू, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले एक बार ओवरव्यू कर लिया क्वेश्चन तो पता चल गया कि क्या ढूंढना था, EOQ। एंड जस्ट few minutes back we have discussed कि to calculate EOQ what we need consumption। तो एक बार हमें प्रोडक्शन का डेटा मिल गया तो now we can get the consumption data, that's very easy। कैसे? तो देखते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल बराबर है AB 4,88,000 यूनिट्स एक्स के प्रोड्यूस करने हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है, ये फिनिश गुड्स है, बराबर है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है पर यूनिट, सो ए का है 4। कैसे आया भाई? तो यहाँ पे देख लो वर्किंग में ऑलरेडी वी हैव रिटन दिस वन कि ए के कितने यूनिट्स चाहिए 4 और बी के कितने चाहिए 16, बराबर। तो वापस आ जाते हैं, इक्वल्स टू व्हाट 4,88,000 इंटू 16 इक्वल्स टू व्हाट, बराबर। चलिए तो 4,88,000 इंटू 4 करके देखे कितना आ रहा है 19,52,000 units. This is what? Raw material requirement. Similarly, 4,88,000 units into 16. So that will be 78 lakhs 8,000 units, बराबर है। चलिए तो
ये जरा दोनों चीजें एक बार आप देख लें क्या क्या लिखा हुआ है। तो 19,52,000 दैट इज द रिक्वायरमेंट, राइट। ये थोड़ा एक और भी वर्किंग अलग स्टाइल से कर सकते हैं। एनीवेज चलिए, कर लिया है तो अभी इसे कैंसिल नहीं करेंगे। ये रिक्वायरमेंट आया, पर अभी आगे जरा क्वेश्चन पढ़ना बाकी है, पढ़े क्या लिखा है वो। तो हमें लग रहा है कि रॉ मटेरियल रिक्वायर कितना है, एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड, बराबर। अब वापस क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्या लिखा था कि स्टॉक पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओ प्रोडक्ट एक्स का तो 12,000 था ही, बट मटेरियल ए और मटेरियल बी का भी ओपनिंग स्टॉक्स आर गिवन। तो यहां पे वापस एक बार इसने फंसा दिया है। समझ में आया कि नॉट ओनली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड। दैट्स व्हाई 2 मिनट्स बैक आई टोल्ड यू कि क्या करना होगा यहाँ पे, व्हाट शुड वी डू, कि थोड़ा फॉर्मेट ऐसा बनाया होता कि सब चीजें आ जाती। एक बार मैं वापस कर लेता हूँ आपके लिए, बराबर है। चलिए, तो थोड़ा एक ही फॉर्मेट में कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ ना है, जैसे ये स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो थोड़ा सा वर्किंग और बढ़ जाएगा, बराबर है, क्योंकि शायद ओपनिंग स्टॉक पूरा ना पड़ा हो तो। सो दिस वाज करेक्ट वर्किंग, बट ज्यादा वापस ना लिखना हो तो कॉलम ऐसे रखो, स्पेस ऐसा रखो कि आगे आप कुछ एडजस्ट कर सको, राइट। तो वापस एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं ये फिनिश गुड्स 4,88,000, 4,88,000 इंटू क्या लिखा था, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 4 और इसके 16, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसका भी कैलकुलेटर पे अभी भी है 78,08,000 और 4,88,000 इंटू 4, 19,52,000। चलिए, अब यहां से ओपनिंग स्टॉक हटा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दो, बराबर है। क्यों ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, अरे यार सीधी सी बात है कि नो डाउट प्रोड्यूस इतने करने हैं 4,88,000, जिसके लिए मटेरियल इतना चाहिए, पर विल यू गो एंड बाय 19,52,000 ऑफ ए, विल यू गो एंड बाय 78,08,000 ऑफ बी? नो वेज, बिकॉज वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक। कितने कितने ओपनिंग स्टॉक है देख लेते हैं। ए का 24,000 है और बी का 52,000, तो 24,000 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 52,000 माइनस कर देते हैं। अब जो आएगा दैट इज मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेस, बराबर है। तो ये परचेस करना होगा हमें, राइट। कितना माइनस करते जाते हैं, 19,52,000 माइनस 24,000, 19,28,000। पेन चेंज कर लेते, शायद प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। फाइन, सो 19 लाख, चलिए ओके, और दूसरे में कितना होगा, 78,08,000 माइनस 52,000, तो ये हो गया आपका 77,56,000।
77,56,000। तो एक बार वापस जरा आप भी वर्किंग देख लें। हाँ, कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए वो आ गया, ए का 19,28,000 और बी का आ गया 77,56,000। समझ में आ चुका होगा? ओके, चलिए तो अभी वापस क्वेश्चन पे चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। टू प्लेस एन ऑर्डर the company has to spend 15,000 rupees. So this is nothing but ordering cost. And as per assumption of EOQ model, the ordering cost remains constant per order irrespective of the order size. तो ऑर्डर साइज में कितने भी यूनिट्स हो पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हमारा assumption होता है EOQ मॉडल में. You know that very well. The company is financing its working capital using bank cash credit at the rate 13% per annum. मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल मतलब जो अमाउंट कंपनी ने रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है. सो द अमाउंट which the company is going to invest into raw material, or rather we can say that company has invested some amount in raw material whatsoever you can say. So on that amount company needs to incur some interest cost. Why? Because the amount which has been invested or which is going to be invested into raw material is taken by way of cash credit from the bank. So obviously it is a financing which is taken by company for the purpose of investment into raw material, and for that company is paying interest at the rate of 13% per annum. So friends, it is nothing but what? Carrying cost. तो समझ में आ चुका होगा आपको कि ये दोनों और कुछ नहीं है पर क्या है, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये है आपका कैरिंग कॉस्ट. पर यू रिमेंबर दैट कि कैरिंग कॉस्ट हमें पर एनम तो चाहिए, पर कौन सा चाहिए? पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से चाहिए. तो 13% ये परसेंटेज काम के नहीं है. वी नीड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो हाउ विल यू गेट इट? तो 13% को हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? परचेस प्राइस से. किससे करना होगा? परचेस प्राइस से. क्यों? बिकॉज परचेस प्राइस इज नथिंग बट, काफी लोगों को ये भी नहीं पता होता है, आई हैव फाउंड, कि परचेस प्राइस से क्यों भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैरिंग कॉस्ट को. तो सिंपल रीजन है उसका बेटा, क्या? Why we are multiplying carrying cost percentage with the purchase price of the raw material? Why? Because purchase price is nothing but the amount which you are going to invest into raw material, and for the said purpose that much amount you will borrow. So obviously on that amount you need to pay carrying cost, or you can say opportunity cost also. To that extent your fund will be blocked into raw material, and for that reason you have to incur that opportunity cost. समझ में आ चुका होगा? तो पहले एक बार जाके चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? You know that ordering cost, right? पढ़ लिया होगा, याद होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था. So ordering cost, that is rupees 15,000 per order. It's not per annum, it is per order. Next, carrying cost. Carrying cost is given 13% per annum, पर we need carrying cost per unit per annum. तो दोनों मटेरियल के लिए we required carrying cost for A as well as for B. बराबर. तो अभी पढ़ लेते हैं A का प्राइस कितना था. तो आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ. प्रोडक्ट X is sold at 1040 per unit. ये तो फिनिश गुड्स की बात करें कि फिनिश गुड्स हम 1040 में बेचेंगे, पर यू मे रिमेंबर दैट कि मटेरियल कॉस्टिंग में नेवर वी नीड सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम कुछ ढूंढ रहे हैं वो क्या है? हाउ मच टू परचेस और हाउ मच टू ऑर्डर.
तो इसीलिए सेलिंग प्राइस x का जो है इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस. मटेरियल A and B is purchased at 150 and 200 रिस्पेक्टिवली. तो ये परचेज प्राइस हो गया जो हमारे काम का है, तो हम लिख लेते हैं. सो कितना है जो पढ़ा हमने, मटेरियल A का प्राइस है 150 और दूसरे का है 200. तो 150, सॉरी पेन भी मजे ले लेता है कई बार. चले तो 150 इंटू 13% एंड 200 इंटू 13%, राइट. तो कैलकुलेशन कर लेते हैं. 150 इंटू 13%, सो दैट इज 19.5. तो रुपीज 19.5 पर यूनिट पर एनम, करेक्ट. और यहाँ पे रुपीज 26 per unit per annum. So in both the cases we have got the carrying cost, right. चलिए तो कैरिंग कॉस्ट भी मिल चुका है अभी. नेक्स्ट व्हाट पढ़ते हैं आगे, क्या था क्वेश्चन में. दैट कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ईओक्यू फाइंड आउट करना है हमें, पर कैसे करना है. नंबर 1, इफ परचेज ऑर्डर फॉर द बोथ मटेरियल्स इज प्लेस सेपरेटली. मतलब दोनों मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर जब करोगे, सो दैट ऑर्डर विल बी प्लेस्ड सेपरेटली. समझ में आया. एंड सेकेंड, इफ परचेज ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल इज नॉट प्लेस सेपरेटली. क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या है, एक बार वापस समझते हैं. पहले तो ईओक्यू ढूंढना ऐसा बोल दिया है, पर ईओक्यू कैसे ढूंढोगे. assuming that if order for both the materials is placed separately, दोनों मटेरियल के लिए ऑर्डर सेपरेटली प्लेस करोगे तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अलग अलग होगा. फाइन. सो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी ऑल्सो इंकर्ड सेपरेटली, क्योंकि दोनों ऑर्डर ही सेपरेट कर रहे हो आप. तो दैट थिंग शुड बी क्लिक इमीडिएटली. बट क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, इफ ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल इज नॉट प्लेस सेपरेटली. अगर दोनों मटेरियल का ऑर्डर कंबाइनली दे रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एक ही बार होगा फॉर बोथ द रॉ मटेरियल. दैट इज द अजम्पशन ऑफ ईओक्यू मॉडल, जो हमने पहले अभी डिस्कस भी कर लिया एक बार, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर साइज, एक ऑर्डर में कितनी भी क्वांटिटी हो, दैट डजंट मैटर. एज पर दैट अजम्पशन दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट विल रिमेन सेम. बराबर है. तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है. एंड अकॉर्डिंगली अभी ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इफ द ऑर्डर इज प्लेस्ड separately for both the materials. बराबर. तो ईओक्यू क्या होगा, तो दोनों का सेपरेट ईओक्यू फाइंड आउट करेंगे. तो एक बार फॉर्मूला ऐसे ही जनरल लिख लेते हैं, तो बार बार लिखना ना पड़े, राइट. चलिए तो ईओक्यू होगा EOQ, that is equal to under root 2AO upon C. बराबर है. First we'll go with A. 2 into we need now A, annual requirement, जो हम कब के ढूंढ चुके हैं. यहाँ पे कितना था annual requirement, ये रहा 19,28,000, करेक्ट. 19,28,000 into O, which is 15,000 rupees, divided by carrying cost, just we have got it 19.5, right. So 19.5. so कितने यूनिट्स आएंगे कैलकुलेट कर लेते हैं.
19,28,000 into 2 into 15,000 divided by 19.5 and then under root. So answer will be 5, 4, 4, 6, 2 units. भी देखो यूनिट्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते, सो यू नीड टू राउंड इट ऑफ. तो कितने हो गए? 54,462 यूनिट्स. सिमिलरली बी के लिए 2 इंटू कितना था इसका कंजम्पशन रिक्वायरमेंट? 77,56,000. 77 लाख इंटू 15,000 डिवाइड बाय इसका कैरिंग कॉस्ट था 26. करेक्ट? या तो अकॉर्डिंगली कितना होगा ईओक्यू? 2 इंटू 56,000 into 10,000 divided by 26 and then under root. So that is 94,600. Yes, 94,600 units. ये हो गया आपका EOQ A का एंड B का. पर कौन से पॉइंट में? कि when both the orders are placed separately. तो लिखा है if the order is placed separately for both the materials. आप चेक कर सकते हो. तो फर्स्ट आंसर हमने कंप्लीट कर लिया जो हमारा रिक्वायरमेंट था. राइट, नाउ गोइंग विद द सेकेंड एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे भी मिस्टेक हो सकती है अगर ध्यान से ना पढ़ा तो. सेकेंड पॉइंट क्या है वो? इफ क्या था हेडिंग? द ऑर्डर is not placed separately for the materials. बराबर. अब ऑर्डर ही सेपरेटली प्लेस नहीं करेंगे तो दोनों का कंबाइंड ईओक्यू आ जाएगा. बराबर. तो क्या लिखेंगे? EOQ कौन सा? कंबाइंड A एंड B का. तो क्या क्या चीजें समझनी है वो? 2 इंटू, अब रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ढूंढा ही है, उसका सिर्फ टोटल करना है. चलो तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे. 19,28,000 plus 77,56,000. So 96,84,000 आ जाते हैं वापस. टोटल कितना हुआ? 90. समझ में आया ना? कंबाइंड ईओक्यू ढूंढ रहे तो कंबाइंड रिक्वायरमेंट चाहिए और कंबाइंड रिक्वायरमेंट हमने कब का आगे ढूंढ लिया है. तो 96,84,000. अब जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 प्लस 15 करके 30,000 मत करना. क्यों? बिकॉज irrespective of the order size, ordering cost will remain same. So that's the reason why it will remain same irrespective of the quantity. So it will be 15,000. Now divide by what? Carrying cost, obviously. So what to do? Carrying cost already we have found. It is 19.5 and 26 rupees. So will you make the total? 19.5 plus 26, 45.5, is it? Okay, so this is a point where you may make mistake. रीजन क्या है? या तो कई बच्चे ऐसा करेंगे कि 150 और 200 का टोटल कर लेंगे 350 एंड देन इनटू 13% कर लेंगे. क्यों?
क्योंकि कैरिंग कॉस्ट दोनों मटेरियल का कंबाइंड ढूंढना है, तो परचेज प्राइस का टोटल कर लो एंड देन मल्टीप्लाई विथ 13%. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी मिस्टेक हो सकती है. सो व्हाट दे विल डू, दे विल कंबाइन द प्राइस ऑफ द materials A and B, so that will be 150 plus 200, so it will be 350 and then multiply with 13%. So घुमा फिरा के you will get that 45.5 carrying cost, but it's not correct. It's absolutely wrong. ऐसे ढूंढेंगे combined carrying cost? No. The carrying cost in this case, अगर कंबाइन किया तो मतलब ये दोनों का टोटल हो गया भाई. So it is a total of 19.5 and 26. It's not correct. It's not correct. It should be based on consumption. समझो एक चीज, कैरिंग कॉस्ट इंकर किसके लिए करोगे? यूनिट स्टोर जो करोगे उसके लिए. So it should be calculated based on units stored. या तो जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड रहेगा. समझ में आया ना? ये सब आगे फंडामेंटल है. बिगिनिंग में हम देखते हैं कि कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट? यूनिट्स स्टोर्ड. सो यूनिट स्टोर्ड मतलब व्हाट यू आर गोइंग टू परचेज, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू परचेज इज नथिंग बट योर रिक्वायरमेंट. तो वो रिक्वायरमेंट पे बेटा डिपेंड रहेगा. सो इन दिस केस कैरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है? जैसे मैंने बता भी दिया, बेस्ड ऑन कंजम्पशन. बेस्ड ऑन कंजम्पशन. तो इसे बोलते हैं, कंबाइंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एवरेज कैरिंग कॉस्ट. एवरेज कैरिंग कॉस्ट. हाउ टू गेट इट? तो ए का कितना था कंजम्पशन? 19 लाख 28,000. यस. ओके. और ए का प्राइस कितना है? 150. तो ये चीज हुई. प्लस बी का कितना कंजम्पशन था? 77 लाख 56,000 और बी का प्राइस कितना है? 200. सो विद दिस क्या किया? समझ में आ गया कि ए की कंजम्पशन क्वांटिटी को ए के प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया, बी की क्वांटिटी को बी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज. तो डिवाइड बाय क्वांटिटी अगेन. तो टोटल क्वांटिटी हाउ मच वी आर हैविंग? We know that, just I think we made the total of it. It is 7. Okay, we had written but कहाँ गया? Yes, ये रहा 96,84,000. बराबर है ना? So 96,84,000 आ जाते हैं 96,84,000. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. यस, 96,84,000. ओके. तो डिवाइडिंग इट बाय टोटल क्वांटिटी विल गेट एवरेज प्राइस. तो डू रिमेंबर व्हेन यू कैलकुलेट कंबाइंड what carrying cost, to calculate combined carrying cost, or we need first of all average price of the raw materials. तो average price यहाँ पे प्राइस ही लिख देते हैं क्योंकि पहले प्राइस ढूंढ रहे हैं, and then we'll go for carrying cost. तो average price, यहाँ पे carrying cost का वर्किंग नहीं करेंगे. तो average price कितना होगा? just get it. 19,28,000 into 150. Next 77,56,000 into 200 and divide it by. Okay, so with this we'll get 190. So price will be 190. समझ में आ गया? So after getting price, now we can calculate carrying cost. जो हम वहाँ पे डायरेक्ट दिखाएंगे तो आपको याद रहेगा. That's why I'm not calculating carrying cost here. तो आ जाते हैं यहाँ पे. तो 190 into 13%.
ये आप सेपरेट भी कैलकुलेट वहां पे कर ही सकते हो, यू कैन डू इट जस्ट लाइक प्रीवियस टू, बट स्पेसिफिकली इसीलिए बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर ये दोनों पॉइंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, याद रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। तो 15 प्लस 15 करके 30 नहीं करना है, यहाँ पे 150 प्लस 200 करके 350 इंटू 13 नहीं करना है, वी नीड एवरेज प्राइस। सो दिस इज एवरेज प्राइस एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट इट, राइट। चलिए तो अभी आंसर क्या आएगा ढूंढ लेते हैं। 2 इंटू 96,84,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय will be 24.7. Okay, so we'll get EOQ 108,452. ये हो गया हमारा कंबाइंड ऑर्डर का EOQ. So combined EOQ is 108,452. Is this sufficient? आंसर तो आ गया। Is this sufficient? No. एक स्टेप और करना होगा। तो वापस एक बार याद रखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन सा? That while calculating this combined EOQ, price should be average price. And average, that means weighted average. And based on that we have got it. ये कितना था आपका 24.7 ये multiplication, right? चलिए, so with this we have got the EOQ, but this is not sufficient. Ultimately we must know how much of A and how much of B. तो we'll make it separate now. A का कितना होगा out of this और B का कितना, कैसे ढूंढेंगे? Tell me. This is again a trouble. चलिए बताइए कैसे ढूंढेंगे? Normally when I ask this question I used to get answer, sir, 1:4. And that will be the end again of this answer. 1:4 नहीं करना है बेटा. The reason is EOQ we have got on the basis of this quantity, right? On the basis of this quantity. और ये क्वांटिटी कैसे आई है? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. तो हम इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के रेशियो में इनको क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो 1:4 क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड रेशियो था. और स्पेसिफिक जाए तो द रेशियो 1:4 दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. दैट व्हेन यू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ X you require 1 unit of A and 4 unit of B. That is fine. पर बाद में हमने वो रिक्वायरमेंट में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर लिए, इसीलिए रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया. अगर ओपनिंग स्टॉक ना होता तो शायद ये आंसर को अगर आप वही रेशियो में 1:4 में बांट देते देन इट वुड बी करेक्ट, पर अब नहीं होगा यहाँ पे. द रीजन इज बीच में ओपनिंग स्टॉक भी तो आ गया ना. ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी देयर इन द सेम रेशियो. सो फॉर दैट रीजन सिंपल टर्म्स में ये सब भूल जाओ तो भी याद क्या रखना है कि व्हेन यू बाइफरकेट दिस EOQ कंबाइंड EOQ बिटवीन टू रॉ मटेरियल्स, तो कौन से रेशियो में करोगे? एज पर कंजम्पशन. तो कंजम्पशन कितना है इसका? इंडिविजुअल 19,28,000 डिवाइड बाय 96,84. इसका था 77,56,000 डिवाइड बाय तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस्ड ऑन कंजम्पशन. मैंने हर एक चीज के कंसेप्ट बताया, डू रिमेम्बर इट, क्योंकि सॉल्यूशन तो देख लोगे आप मॉड्यूल में या जहां पे भी दिया होगा, बट देन
एक्सेप्ट कर लोगे, ओके बराबर है बराबर है, बट व्हाई इट इज सो दैट यू मस्ट नो ऑलवेज। तो ये एवरेज प्राइस पे क्यों, क्योंकि कंबाइंड प्राइस थोड़ा पॉसिबल है, राइट। सो इट शुड बी एवरेज, क्योंकि आप जब ईओक्यू कंबाइंडली ढूंढ रहे हो तो प्राइस किसी एक का या तो टोटल नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी एवरेज ऑफ इट। और अगेन दैट ईओक्यू का बाइफर्केशन भी कैसे करोगे, बेस्ड ऑन नॉट द प्रोडक्शन रेशियो बट बेस्ड ऑन कंजम्पशन रेशियो। तो अकॉर्डिंगली आंसर यहां पे आ जाएगा आपका ये आ गया आपका आंसर वन, सम मिस्टेक कैलकुलेशन, 1.28000 डिवाइड बाय 684,000, okay, and then 1,08,452. Okay, so it will be 21,592. Answer is 21, क्या रुपीज लिखोगे, यूनिट्स। डू रिमेंबर ऑलवेज इन कॉस्टिंग बी स्पेसिफिक, रुपीज एंड यूनिट्स बोथ। नेक्स्ट 7756 divided by 9684 into 108,452. So it will be 86,860. So 86,860 यूनिट्स, फाइन। तो ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, बराबर। तो फटाफट एक बार रिकैप ले लेते हैं क्वेश्चन का। हमने सब चीजें कंप्लीट कर ली। यहाँ पे बोला था कि प्रोडक्ट एक्स जो है वी नीड, और प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए वी नीड मटेरियल ए एंड बी इन द रेशियो 1:4। फिर कंपनी ने बताया था कि भी सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेड डिमांड है 5 लाख यूनिट्स, दैट इज फॉर द होल ईयर। देन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वी नीड 4 यूनिट्स ऑफ ए, okay, but afterwards we found the stocks of all the 3 elements are given for finished goods as well as both the raw materials, and accordingly first we have written this, that raw material requirement ratio for finished goods, then expected demand for 1 unit we need 4 units of A, then accordingly for 1 unit of X how many units of B will be required. So based on this we have got this answer 16, तो ये मिल गया हमें, okay। उसके बाद next what we have done, that expected production 5 lakhs था, but we are already having 12,000 units, so we are going to produce 4,88,000 units and not 5 lakh units, फाइन। एक बार फिनिश गुड्स की क्वांटिटी मिल गई हमें, सो बेस्ड ऑन फिनिश गुड्स और प्रोडक्शन we can calculate raw material requirement, but that is again expected raw material requirement. So multiplying with respective raw material requirement, हमने ये quantity find out कर ली। Out of that we have deducted opening stock respectively, क्यों, क्योंकि उतना opening stock है, then we are not going to purchase to that extent, we'll purchase less, बराबर है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन कितना होगा हमारा जो हम परचेस करने वाले हैं, तो 19,28,000 एंड 77,56,000। बेस्ड ऑन दैट बाद में हमने क्या फाइंड आउट किया, ओके, ये जरा वर्किंग लिखा था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, और याद रहे इट इज ऑलवेज पर ऑर्डर कांस्टेंट होता है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट चाहिए, मल्टीप्लाइंग कैरिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्टिव परचेस प्राइस, हमने इंडिविजुअल कैरिंग कॉस्ट ढूंढ लिया, ओके। आफ्टर दैट हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया, व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड सेपरेटली फॉर बोथ द रॉ मटेरियल्स, तो रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, रिस्पेक्टिव कैरिंग कॉस्ट होगा, ये दोनों के सेपरेट ईओक्यू मिल गए, ओके। उसके बाद हमें करना था सेकेंड पॉइंट, सो to finish that second point also, then if the order is not placed separately, then we need combined EOQ. Combined EOQ will be determined based on combined raw material requirement, which is 96,84,000. But do remember, ordering cost will remain same irrespective of the order size. So that's why it is 15,000. Now what about the carrying cost? For carrying cost, I have explained that first we need to calculate average price. तो हमें average price चाहिए भाई, तो एवरेज
प्राइस के लिए हमने यहाँ पे वर्किंग कर लिया, हाँ, ये ए का एंड दिस इज फॉर बी बेस्ड ऑन देयर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, ये कॉस्ट था उनका डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो एवरेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल आया कितना 190। बेस्ड ऑन दैट हमने वो कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया कि 190 इंटू 13% 24.7 एंड बेस्ड ऑन दिस हमने ईओक्यू ढूंढ लिया कंबाइंडली कितना 108452। बट आफ्टर दैट ऑल्सो याद रहे कि दिस कंबाइंड ईओक्यू शुड नॉट बी बाइफरकेटेड इनटू दैट प्रोडक्शन रेशियो 1:4, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी बाइफरकेटेड इनटू कंजम्पशन क्वांटिटी। सो अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर ये आया। होप आपको मजा आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इट कैन बी आस्क्ड, डू इट थरोली। फाइन, बाय बाय, थैंक यू।